नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और किसी ऐसे इशू के साथ जो हम सब के साथ है। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले जो नीचे नंबर हैं उसके बारे में बात करते हैं। यही नंबर आपको एस्ट्रोपीडी में पहुंचाएंगे, चाहे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हो, चाहे आप अब्रॉड में बैठे हैं, चाहे आप भारत में ही हैं, चाहे कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी वैसे ही काम करती है जैसे मिलने पे आप आते हैं। मिलने आ सकते हैं गाइडलाइंस का ध्यान रख के कोविड-19 की। तो आज का ये जो एपिसोड है ये खास इस वजह से है क्योंकि ये हम सब के लिए है। महादशा क्या होती है? किसी ना किसी की कोई ना कोई महादशा चल रही होती है। जैसे मुझे सुनील जी ने बताया था कि मेरी अगले 20 साल तक शुक्र की महादशा चल रही है, तो जो कि कहते हैं बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे उसके क्या परिणाम मिलेंगे? अगर ये महादशा नहीं होती, राहु की होती तो क्या होता? क्योंकि हर किसी की महादशा तो डिफरेंट होगी ना, और हर किसी का क्या जो म्यार है या हर किसी की म्याद है, यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन है, वो उसी वक्त के लिए होती है। कौन सी महादशा अच्छे परिणाम देती है, कौन सी महादशा बुरे परिणाम देती है, किस चीज़ से बचना चाहिए। और अगर ऐसे कह लो कि अगर आपकी ये महादशा चल रही है तो फिर तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, ऐसी भी क्या कोई महादशा होती है? तो इन सब सवालों के जवाब, बिकॉज मैं इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपनी महादशा के बारे में जानने को भी मिलेगा। तो पहले सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सुनील जी, महादशा, हम हमेशा कहते हैं ये इतने साल के लिए ये महादशा चल रही है, इसका परिणाम आपको इस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले दर्शकों को ये भी जानना ज़रूरी है जो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि तो रखते हैं लेकिन उनको ज़्यादा समझ नहीं है, उनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि महादशा है क्या। महादशा आपके ज़िंदगी का वो पैटर्न है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे चलने वाली है। पुनीत जी ने कहा अभी कि कई बार लोग बोल देते हैं कि अब आपकी ये दशा आने वाली है तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ऐसा नहीं होता। ये बड़ी अधूरी नॉलेज है जो ये चीज़ बोल देते हैं कि अब आने वाली दशा ऐसी है तो ऐसा ही हो जाएगा। सर्टन ऐसा तो है नहीं है कि सपोज़ कीजिए कि अगर शुक्र की दशा चली है 20 साल तो 20 साल एक ही चीज़ें, एक जैसी चीज़ें होती जाएंगी। हाँ, टेंडेंसी जो रहेगी या ओवरऑल उसका जो रिजल्ट रहेगा वो फोकस एक तरफ रहेगा, लेकिन हैपनिंग्स जो है अलग अलग होंगी। दशाओं के अंदर, महादशा के अंदर अंतरदशा लगती है, अंतर की दशा के बाद आपकी प्रत्यंतर लगती है, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म लगती है, सूक्ष्म के बाद आपके डे तक निकाले जाते हैं कि इस पीरियड में इस टाइम पे ये चीज़ हो जाएगी, ये हैपनिंग हो जाएगी। तो वो जो इंसिडेंट होते हैं, जो हैपनिंग्स होती हैं, जो घटनाएं घटनी हैं, वो दशाओं के अंदर जो अंतर लग रहे हैं वो डिसाइड करती हैं। महादशा एक ज़िंदगी में ऐसा पीरियड शुरू होने वाला होता है इंसान की कि इंसान की ज़िंदगी का झुकाव जो रहेगा वो इस तरफ ज़्यादा रहेगा। राहु की दशा की बात कर लेते हैं। कलयुग है, राहु का राज है, और राहु की दशा जब आती है तो कई लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट, आपकी कुंडली के अंदर प्लेनेट जो है वो किस राशि का है, किस पावर का है, किस डिग्निटी का है, उसकी पोजीशन कैसी है, नवमांश में कैसा है, आपके दशमांश में कैसा है, कुंडली के D1 में कैसा है, क्योंकि D1 इज द मेन चार्ट, तो उसके बाद सारा उसके पार्ट्स हैं। सो उसमें कैसा है वो डिसाइड करती है हैपनिंग्स कैसे कैसे होंगी। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुझे। कुछ दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट आए, वो MP से थे, मध्य प्रदेश से। वो आए, उनके साथ में उनकी फैमिली थी, उनकी 2 सिस्टर्स थी, उनकी वाइफ थी। आके जब कुंडली सामने रखी, हो एक्चुअली उनकी कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ी, तो वो फैक्ट्री का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, प्लस उनके साथ में उनके रिश्तेदार थे, बहनें थी, वाइफ थी, और ये अपनी सभी कुंडली दिखाने आए। तो हुआ क्या, जब खास करके उनकी जो सभी को लेके आए थे, जब उनकी कुंडली डिसाइड जो देखने का टाइम जब आया, तो थोड़ा सा मेरी आदत है कि कुछ अगर वियर्ड चीज़ें हों, अगर वो आपके डिस्कशन के साथ रिलेटेड हैं और जो बतानी ज़रूरी है, तो मैं प्रेडिक्शंस जल्दी नहीं देता। तो कोशिश ये होती है अकेला इंसान बैठा तो उससे, क्योंकि पर्सनल लाइफ डिस्कस हो रही होती है, प्राइवेट लाइफ डिस्कस हो रही होती है, तो उस केस में थोड़ा सा हर ज्योतिषी को, हर एस्ट्रोलॉजी जो इंसान कर रहा है उसको थोड़ा सा ये नॉर्म्स को बाइंड करना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ को एनहेंस करने के लिए, खुश करने के लिए, किसी की लाइफ में अंधेरा डालने के लिए नहीं है। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप नहीं इनको भेजोगे तो मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं देखूंगा।
और आप किसी और से जाकर दिखा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेडिक्शन कोई नहीं दूंगा। हाँ, उपाय लेने हैं, उपाय ले लीजिए, डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक पेज फंसा हुआ है, वहां पे एक दशा है आपकी, बात कर रहा हूँ राहु की दशा की। राहु के अंदर एक अंतर लगा हुआ था, उस अंतर के अंदर एक प्रत्यंतर दशा लगी हुई थी, और वो दशा जो जब आप गहराई में जाते हो, इवेंट ढूंढना हो कोई, तो उसमें वो चीज़ आपको दिखती है, तो इंसान को बतानी जरूरी होती है या उनसे पूछनी जरूरी होती है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगा। बाकी जो आपके सिस्टर्स आए हैं साथ में, आपकी वाइफ है, उनकी मैं कुंडली देख लूंगा, लेकिन आपकी मैं नहीं देख पाऊंगा। या तो इनको बाहर भेजिए, या फिर आप अपना डिस्कशन मत कीजिए, या आपने उपाय लेने सिर्फ उपाय ले लीजिए। तो बात उनको भी थोड़ी समझ में लग गई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप बाहर बैठिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, कोई इंसान की लाइफ में कई कुछ होता है जो इंसान डिस्कस नहीं करता कई बार। तो मैंने एक चीज़ उनसे बोली कि 2016 में राहु के अंदर शुक्र का अंतर लगा था। इस पीरियड में ऑफिस में आपने एक फीमेल स्टाफ रखा था, और उस फीमेल स्टाफ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सर आपने बहुत अच्छा किया, इनको बाहर भेज दिया, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सामने पूछ लेते तो शायद पता नहीं क्या 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 बन जाता। सो एहतियात बड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो वो उनका कहना था कि सर मेरा उनके साथ काफ़ी लंबा अफेयर चला, आज की डेट में भी है, और वर्क प्लेस पे ही है, अभी भी वहाँ काम करते हैं। सो मेरा उनके थ्रू सभी को मैसेज है कि वर्क प्लेस पे ऐसा काम नहीं करना। एम्प्लॉयज़ के साथ शनि डैमेज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए अपने वर्क प्लेस पे जो शनि के असूलों के खिलाफ हो, प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इंसान इग्नोर करता है। मैं कई बार कहता हूं, इंसान झूठ बोल सकता है, कुंडली झूठ नहीं बोलती। सो महादशा के रिजल्ट्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते, महादशा के रिजल्ट्स वेरी करते हैं। महादशा का रिजल्ट बताने के लिए इंसान को ग्रह की नेचर पता होनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल है, 1 नंबर की बात करें, मंगल मालिक है, मार्शल साइन है, एनर्जी बहुत हाई है, और इस हाई एनर्जी का रिजल्ट कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मंगल की दशा आने वाली है तो सब कुछ अच्छा, बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। इस पीरियड में रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे। मार्शल साइन एक्टिव होने वाले हैं, 1 नंबर एक्टिव होने वाला है, 8 नंबर एक्टिव होने वाला है। प्रेडिक्शन क्या रहेगी कि 1 नंबर झगड़े से बच के रही, क्योंकि मंजिल पाने के लिए एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बड़े हाई एनर्जी का साइन है, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। हाई एनर्जी में किसी का नुकसान नहीं करना। मंगल है, भिड़ने वाला साइन है, एग्रेशन वाला साइन है, गर्म प्लेनेट है, सो एग्रेशन लेवल हाई रहेगा। मंजिल अचीव करने के लिए कहीं आप किसी से भिड़ ना जाएं। 8 नंबर एक्टिव होने वाला है, मंगल की दशा आएगी तो 8 नंबर भी एक्टिव होगा। एक चीज का और ध्यान रखिए आप, जब महादशा दशा देखी जाती है तो जो प्लेनेट जिस घर को रूल कर रहा होता है वो घर भी एक्टिव हो जाते हैं। सपोज मंगल की बात कर रहा हूं, मंगल से जहां आपकी राशि 1 लिखी है वो भी घर एक्टिव है, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, और जहां 8 नंबर लिखा है वो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। सो अगर 8 नंबर एक्टिव होने वाला है तो जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 8 नंबर जो है, 8 नंबर 8वां घर जो है वो मौत का घर है। 8 नंबर राशि मौत की राशि है, इसलिए 8 नंबर को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, खास करके कुंडली के अंदर। कि लोग कहते हैं कि 8 नंबर वाली जो कुंडलियाँ होती हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हालांकि इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं, इसमें भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लंटली एक ही उसमें आप सभी को लपेट दें कि हाँ जी ये अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होता। सर्टन इसके अंदर फॉर्मूलाज लगते हैं। सो 8 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का साइन है। डेथ नहीं, ऐसा नहीं डेथ होगी, लेकिन काम ऐसा होगा जिसमें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। पूरा का पूरा 180 डिग्री का आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ जाएगा, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कुछ ऐसा मौका मिल जाएगा जिसमें आपको जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। सो ऐसे ही शनि की बात करते हैं। शनि जब आने वाले होते हैं लोग डर जाते हैं, शनि आने वाले पता नहीं क्या होगा। शनि इज अ टीचर जो पीट पीट के इंसान को सिखाते हैं। क्योंकि शनि की नेचर स्लो है। मैंने कहा नेचर को समझना बड़ा जरूरी है, कुंडली में नेचर को समझना बड़ा जरूरी है जब हम किसी प्लेनेट की महादशा को एनालिसिस करते हैं। सो जो घर को शनि रूल कर रहे हैं, जहां जहां 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है, वहां के रिजल्ट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि चीजों को स्लो करने में शनि के पास PhD हासिल है। एक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका, सपोज कीजिए आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, रिजल्ट आना उसका, वो रिजल्ट आज आपको लग रहा है कि इस पीरियड में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता। डिले 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 लटकता जाएगा, क्योंकि शनि स्लो चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं। राशि बहुत लेट चेंज करते हैं, 2.5 साल के बाद जाके राशि चेंज कर रहे हैं। सो शनि बहुत स्लो चलने वाले प्लेनेट है, तो उसकी प्रेडिक्शन उस हिसाब से होगी। घर कौन सा एक्टिव हो जाएगा, 10वां और 11वां महादशा में। हैपनिंग्स कैसे होंगी, गोचर भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा।
सो हैपनिंग्स भी वैसी होंगी जैसे आपके गोचर के ऊपर प्लैनेट्स चल रहे हैं और दशा के अंदर, महादशा के अंदर जो दशा लगी हुई है, अंतर लगी है, सूक्ष्म लगी है, उसके अंदर जब हम बारीकी में जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स वैसे वेरी करेंगे। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, जब महादशा की प्रेडिक्शन की जाती है तो बहुत कम लोगों को ये चीज़ का पता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबको नहीं पता। दशाओं को एक कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, अगर सर्टन पॉइंट्स, क्योंकि ये फ्री के सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बड़े हाईली पेड सॉफ्टवेयर हैं, जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको पता है इस चीज़ का। हाईली पेड सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर ये पॉइंट्स मेंशन होते हैं। अगर तो पॉइंट्स 30 से कम हो, ये टेक्निकल बात होने जा रही है, जो ज्योतिषी समझ जाएंगे। अगर महादशा को कुंडली के अंदर 30 से ऊपर पॉइंट मिले हैं या 30 से कम मिले हैं, 30 से कम मिले हैं, दशा ठीक जाने वाली नहीं है। आपकी कुंडली में लाख प्लैनेट अच्छा पड़ा हो, दशा ठीक जाने वाली नहीं है। अगर 30 पॉइंट से ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आपकी दशा उतनी अच्छी जाने वाली है, चाहे कुंडली में ग्रह जितना मर्जी खराब पड़ा हो। कई बार ऐसा होता है, दशा कुछ बोल रही होती है, इंसान की लाइफ में कुछ और हो रहा होता है। दोनों में फर्क होता है, दोनों में डिफरेंस होता है और चीज़ें मैच नहीं करती। एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कुछ की लेकिन निकलेगा कुछ, क्यों? उसकी कुंडली के अंदर पॉइंट्स कुछ और कह रहे हैं, दशा जो प्लैनेट है वो कुछ कहीं और पड़ा हुआ है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मंगल की बात ही कर लेते हैं या बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली में बुरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको D1 चार्ट के अंदर पॉइंट्स अच्छे मिले हुए हैं, उसको 35, 36, 40 पॉइंट मिले हुए हैं, तो दशा आपकी अच्छी जाने वाली है। और अगर कुंडली में बुध बहुत अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है और पॉइंट्स कम है, तो दशा आपकी बहुत खराब जाने वाली है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। सो दशाएं देख के ब्लंटली सबको एक ही थाली में खाना परोस देना गलत हो जाएगा। ये अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। अधूरी नॉलेज जो है इस सही मैसेज नहीं देती। सो दशाएं देखने का, महादशा देखने का, क्योंकि ये बहुत मेजर इवेंट होता है आपकी लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो एक्टिव होने जा रहा होता है। तो इसमें एक जैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। शुक्र में कहा जाता है कि शुक्र की दशा आएगी तो आपकी ज़िंदगी में 4 लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी चकाचौंध हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। सर कहते हैं सर दशा लगी को बहुत साल हो गए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं लगा कि शुक्र एक्टिव है, उसके लिए सर्टन एक पीरियड है, सर्टन एक टाइम है, वो हैपनिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी। वो आपकी कुंडली में कौन सी डेट फॉलो कर रही है, कौन सा महीना फॉलो कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। शुक्र कुंडली में जैसा मर्जी हो, पॉइंट भी आपको साथ में कंसिडर करने पड़ेंगे। फिर जाके ये सारा मैथमेटिक्स लगाने के बाद, सारा कुछ तोड़ जोड़ के करने के बाद फिर महादशा का रिजल्ट जो है आपको निकाल के दिया जाता है। ब्लंटली नहीं कहा जा सकता कि दशा कैसे जाने वाली है। दशा कुछ और होती है, लाइफ में कुछ और हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही होती है, लेकिन अंदर कहानी कुछ और होती है। तो ये जो अंदर की कहानी है वो सीक्रेट ये था कि पॉइंट्स भी बीच में मेंशन करने बड़े ज़रूरी होते हैं, जो कि पेड सॉफ्टवेयर में है। फ्री वाले सॉफ्टवेयर में ये पॉइंट्स नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं महादशा के बारे में आपने बताई, जैसे आपने बोला कि ये मिथ है कि अगर कोई कहे कि आपकी शुक्र की महादशा है, कोई ऐसी महादशा है जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करेगी। आपने बोला टेंडेंसी जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन सब कुछ हमेशा इतने सालों के लिए सेम नहीं रह सकता। टेन्योर जानना चाहूंगी कि हर दशा का जो टेन्योर है वो क्या कहता है, और अगर वैसे भी मैं सवाल पूछूं कि सबसे अच्छी महादशा कौन सी होती है तो आपका जवाब क्या होगा? मैं अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि जगह, काल, परिस्थिति, ये सब कुछ देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक मैंने निचोड़ निकाला है, 2 दशाएं हैं जो कलयुग के हिसाब से फ्रूटफुल है। एक राहु, एक शुक्र। बस मैं तो आ गई। राहु शुक्र इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये दशा कलयुग के हिसाब से मैच करती है। मैं अच्छे इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जुपिटर की दशा लगी हुई है तरक्की नहीं होगी, मंगल की लगी है तरक्की नहीं होगी, बुध की लगी है तरक्की नहीं होगी, लेकिन ये वो 2 दशाएं हैं जो कलयुग के हिसाब से मीट करती हैं, मैच करती हैं, इनकी टेंडेंसी मैच करती है, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। क्यों? राहु की दशा लगी, इंसान की जिंदगी में नेचुरल सी बात है, हाइक भी बहुत आएगा, डाउनफॉल भी बहुत आएगा, धोखे भी मिलेंगे इंसान को। केतु की दशा लगे तो केतु की दशा से लोग डर जाते हैं कि दशा केतु की आने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। हालांकि केतु आइसोलेशन के कारक हैं, ये इंसान को जो है फकीर जैसी नेचर दे देते हैं, और ऐसी दशा आती है तो लोगों को लगता है कि शायद ज़िंदगी में अब बहुत चीज़ें छिनने वाली हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म की तरफ ले जाता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर ले जाता है। सो केतु से लोग डर जाते हैं, खास करके जो राहु को, जो इंसान कलयुग को भोगना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा डर जाते हैं कि केतु की दशा में सब चला ना जाए। सो उसके लिए उपाय होते हैं, सब पैटर्न होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, अध्यात्म की तरफ लगना पड़ता है। जुपिटर की दशा लगेगी तो इंसान की नेचर थोड़ी सी फ्री विल हो जाती है, कोई बात नहीं,
क्योंकि जुपिटर भी कुंडली में 2 घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके नेचुरल 9th हाउस को और कुंडली के 12वें घर को। 9th हाउस तो आपका वैसे जो है वो धार्मिक चीज़ें, धार्मिक यात्राएं, पिलग्रिमेज होते हैं, वो होते हैं आपके। सो इंसान के अंदर थोड़ा सा नेचर आ जाता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, माफ़ करने की टेंडेंसी आ जाती है। 12वां साइन जो है, मीन जो राशि है, वो तो वैसे ही फ्री विल राशि है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास और आ जाएगा। तो इंसान की नेचर में थोड़ा सा फ्री विल आ जाता है कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेचर में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा इंसान धार्मिक हो जाता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक जगहों जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं जो दया होती है वो ज़्यादा होती है आम इंसान से। कहीं ना कहीं उनकी नेचर में थोड़ा सा दया भाव ज़्यादा होता है। सो डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है, आपका नेचर क्या है, क्योंकि दशा नेचर डिसाइड कर देती है। ओवरऑल जो फोकस रहता है इंसान का वो उस तरफ हो जाता है। कर्क की बात करूं, चंद्र की दशा की बात करूं, कर्क एक बड़ा इमोशनल साइन है, माँ का साइन है, नरिशमेंट का साइन है। माँ चाहे बच्चे को मार रही है, बच्चे को पीट रही है, लेकिन मंशा जो है वो बड़ी क्लियर है कि ये बिगड़ ना जाए। उसकी मार के पीछे भी जो है बच्चे का फायदा छुपा हुआ है। बच्चे को लगता है कि माँ मार रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन माँ के मारने के पीछे नरिशमेंट छुपी हुई है। माँ का उसको ठीक करने का, जो उसकी माँ की जो सोच है उसको ठीक करने की है, तो वो उस वजह से मार रही है। जब कर्क राशि में कोई प्लेनेट पड़ा होगा तो उसकी नेचर कहीं ना कहीं नरिशमेंट वाली हो जाएगी कि बच्चे को कैसे भी सीधा करना है, चाहे प्यार से किया जाए, चाहे मार के किया जाए। सो महादशा डिसाइड करने के लिए, महादशा बताने के लिए, महादशा की प्रेडिक्शन करने के लिए ग्रह की नेचर को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। वरना वो पढ़ी पढ़ाई बात किताबों में पढ़ा और वैसे के वैसे चेप दिया, एक अच्छे ज्योतिषी की निशानी नहीं। मंगल आने वाले ऐसा हो जाएगा, केतु आने वाले ऐसा हो जाएगा, चंद्र की दशा आने वाली ऐसा हो जाएगा, राहु आने वाले ऐसा हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बैठता। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तजुर्बे के ऊपर बात कर रहा हूँ। किताबी ज्ञान किसी हद तक सीमित है, लेकिन आपकी रिसर्च, आपका प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आपने अगर 50 कुंडलियाँ देखी, 50 कुंडलियों में दशा चल रही है, सपोज कीजिए कि आप सर्वे कर रहे हैं या आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आपने चंद्र दशा की सारी कुंडलियाँ उठा ली और 50 की 50 कुंडलियों के में आपको रिजल्ट वेरी दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा उसमें। लेकिन जो ओवरऑल उसका व्यू रहेगा, वो जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं कि जब कोई मूवी लॉन्च होनी होती है तो उसके ट्रेलर चलते हैं। ट्रेलर जो होता है वो पूरा फिल्म का एक आईना होता है कि इस फिल्म में ये होने वाला है। तो महादशा क्या है, वो आपकी पूरी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है कि आपकी ज़िंदगी में अब फोकस इस तरफ रहने वाला है। वो कैसे रहेगा, पैटर्न से रहेगा, अलग अलग दिन के हिसाब से रहेगा, दशाओं के अंदर जो अंतर लगते हैं उसके हिसाब से रहेगा, गोचर के हिसाब से रहेगा। सो ये कैलकुलेशंस जिसको करनी आ गई वो एक सफल ज्योतिषी है, और सफल ज्योतिषी कोई भी नहीं है। मैं भी कहूँगा मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि सफल ज्योतिषी तो ऊपर वाला है, भगवान है, इंसान नहीं है। इंसान प्रेडिक्शन कर सकता है, इंसान एरर से भरा हुआ है, प्रेडिक्शंस में गलतियाँ हो सकती हैं। उसके आर्किटेक्चर में मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके आर्किटेक्चर में गलती है ही नहीं। जहाँ नाक था वहाँ नाक है, जहाँ कान था वहाँ कान है, जहाँ आंखें थी वहाँ आंखें हैं। करोड़ों साल से इंसान ऐसे चलता आ रहा है। हम रेक्टिफिकेशंस करते फिरते हैं कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं, ये चीज़ बेटर नहीं है, इसको बेटर बनाने के लिए इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं, हम करते हैं ऐसा। लेकिन उसके ऊपर वाले के ऊपर जो आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। उसने जो बना दिया वो एज इट इज़ करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। सो महादशाएं जब देखनी हो तो इन चीज़ों का, जो मैंने पॉइंट्स बताए, इनका ज़रूर ध्यान दिया जाता है और देना चाहिए। फिर क्योंकि आप किसी की लाइफ की बात कर रहे हो, जितनी बारीकी से चेक करेंगे उतना ही उसके लिए बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इतना डिटेल तरीके से और इतने अच्छे तरीके से महादशा के बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। और मैं भी सिर्फ यही जानती थी कि महादशा होती है, लेकिन उसके अंदर तक आज तक जाना कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आज हुआ और पहली बार हुआ। तो बड़ी गजब की इन्फॉर्मेशन थी। गुड लक रिपोर्ट की बारी है। जो लकी व्यूअर हैं वो अनु है मोहाली से, और कह रही हैं कि आप सारी गुड लक रिपोर्ट्स छोड़ के पहले मेरी गुड लक रिपोर्ट दीजिए। कारण ये है कि मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा बेटा रात को उठकर बैठ जाता है और पूरी रात सोता नहीं है, और उसकी जो उम्र है वो 8 साल है, और जब तक स्कूल जाता था तब तक ठीक था, लेकिन अभी स्कूल्स बंद हैं, तो पता नहीं क्या हो गया है ऐसे पिछले 15-20 दिन से कि वो ऐसा कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ।
जी, इनकी जब कुंडली मैं देखूंगा तो उसमें रीज़न देखते हैं। फिलहाल के लिए एक उपाय बताता हूँ, आप वो कर दीजिए। बेटे की कुंडली भी आई है। हाँ जी, मैं एक जनरल रेमेडी बताता हूँ। बच्चे की नींद की ट्रबल बताई आपने। जी। बच्चे की डर के उठ जाता है। डर के उठ जाता है। बच्चे की नींद की ट्रबल है कि नींद में डर लगता है, जी। डर के उठ जाता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप टेम्परेरीली एक इलाज कीजिए। बाकी कुंडली में देखते हैं कि 12वां घर क्या बोल रहा है, केतु कहाँ बैठा हुआ है, इनका चंद्र कहाँ पे है, वो डिपेंड करता है कि इनकी कुंडली क्या बोल रही है। वो चेक करके मैं इलाज दे दूंगा। फिलहाल की घड़ी आप एक रेमेडी कर दीजिए। आप मंगलवार को इवनिंग में लाल कपड़ा ले लीजिए 1.25 मीटर, उसके अंदर जौ डाल दीजिए। 400 ग्राम जौ डालने हैं। वो डाल के बच्चे के बेड के नीचे जहाँ भी जगह है वहाँ डाल दीजिएगा रात को, और इस जौ को आप 40 डेज़ के बाद रिप्लेस कर दीजिए। और देखिएगा बच्चे की नींद में जो डर के उठ रहा है वो फ़र्क जरूर पड़ जाएगा। बाकी डिटेल में कुंडली देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो उपाय होते हैं जो आपको क्विकली बताए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्विकली उपाय बता दिया, ये कैसे असर करेगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो कहाँ तक जा सकती है। और बात जहाँ बच्चे की हो तो देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बाकी गुड लक रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी आप तक जो है वो पहुँचाई जाएगी। और मुझे पता है परेशानियाँ समझ में आती हैं। हम किसी चीज़ को नया सीखते हैं। इस एपिसोड में महादशा के बारे में आज हमने सीखा, जाना, लेकिन साथ के साथ जो ज़िंदगी की और भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी जो नीचे नंबर है आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं, या अगर दिक्कत बड़ी है तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत देर तक भी जागते हैं जब आपको अब्रॉड से कॉल्स आती हैं। जब भी आपको फ़ोन करो आपका फ़ोन रात को तो बिजी रहता है, वो इसी वजह से कि बाहर से कॉल्स आती रहती हैं और टाइमिंग्स आप ऑफिस के बाद इसी में लग जाते हैं। जी, मैं ऑफिस कई बार लेट पहुंचता हूँ, काफ़ी टाइम लेट ही पहुंचता हूँ, क्योंकि रात को कंसल्टेशन, ओवरसीज़ कंसल्टेशन मेरी रात को लेट नाइट तक चलती हैं। तो फिर लाइफ का पैटर्न ही ऐसे चल रहा है। सुबह ऑफिस, क्योंकि रात को नींद भी पूरी करनी है, अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, तो फिर ऑफिस में जाना इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है कि ओवरनाइट भी काफ़ी देर तक, कई बार 2-2, 3-3 बजे तक भी मेरी कंसल्टेशन जो है वो चलती रहती हैं। सो कोशिश ये है कि सबको फ़ायदा मिले और जो मैंने इकट्ठा किया वो मैं आपको दे सकूं, और जो मैंने एक्सपीरियंस तजुर्बा लिया कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, तो वो तजुर्बा आपको दे सकूं और आप अपनी कुंडली को खुद समझ सकें। हमारे एस्ट्रोपीडी में शुरू से जितनी देर से आप कोई भी एपिसोड उठा लीजिए, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है इसमें। आप कोई भी एपिसोड उठा लेंगे, उसको रिपीटेड भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। सो इस कंसर्न में कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। कोई चीज़ क्यों हो रही है उसका कारण जानना बड़ा ज़रूरी है। डायग्नोज बहुत अच्छा होता है तो इलाज भी अच्छा होता है, और डायग्नोज बहुत बारीकी से होना चाहिए। बाकी इंसान की किस्मत जो है उस ईश्वर ने लिखी है, तो वही चलाने वाले हैं, वही ऑपरेट करने वाले हैं। एस्ट्रोपीडी में अगर पहुंचते हैं तो वो भी उनके पीछे उनका ही हाथ होता है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई ऐसे कहीं भी किसी भी जगह कोई ऐसा इंसान नहीं पहुंच सकता। सो आप जुड़े रहिए हमारे एस्ट्रोपीडी के साथ, इसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, समझते रहिए, अपनी कुंडली को समझिए, खुद को समझिए। तो फिर और ध्यान अपना बहुत सारा रखिए। धन्यवाद।